ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक 10 kg का ब्लॉक है और उसके ऊपर एक m kg का ब्लॉक को मैंने प्लेस किया हूं। यहां पर हमारे पास एक साइड में दीवार है, वो दीवार हमारा हॉराइजेंटल के साथ 60 डिग्री एंगल पे है और ये वाला जो है वो भी हमारा 60 डिग्री एंगल है, जी इस डायरेक्शन पे है। कोई भी दो सरफेस के बीच में जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अगर मेरा 0.2 है, देन फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर इक्विलिब्रियम। अच्छा ध्यान देना, क्या क्या होगा, इसके ऊपर कौन कौन सी जगह पर फ्रिक्शन है। अच्छा, ये वाले के ऊपर राइटवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है और ये जैसे स्लिप करके भागेगा तो इसका भी एक इस डायरेक्शन में स्लिपिंग टेंडेंसी है। जब तक ये स्लिप नहीं करेगा ये स्लिप नहीं कर सकता, मैं भौतिक चीज नहीं हो रही है। अच्छा, ये इसके रेस्पेक्ट में आगे भाग रहा है तो इस सरफेस का स्लिपिंग टेंडेंसी फॉरवर्ड है और इस सरफेस का स्लिपिंग टेंडेंसी बैकवर्ड है, क्योंकि ये तो इसके रेस्पेक्ट में आगे भागना चाह रहा है, ये हमारा इसके रेस्पेक्ट में पीछे भागना चाह रहा है। ये हमारा सिनेरियो है जिस चीज के ऊपर देखना है और दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो हम एक एक करके ड्रॉ करना चालू करते हैं। अच्छा, जो हमारा 10 kg वाला ब्लॉक है उसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, क्या क्या लग रहा है फोर्सेस। ध्यान दो, यहां पर जो है हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1, ठीक है। नाउ यहां पर इस वाले सरफेस पे हमारे पास एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे N2 लग रहा है और यहां पर हमारे पास लग रहा है 100 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। 10 kg का ब्लॉक है। फ्रिक्शंस, ये वाले पॉइंट का स्लिपिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट है तो इसके ऊपर पहला जो ये फ्रिक्शन लग रहा है वो इस डायरेक्शन पे लग रहा है F1 और ये वाला आगे भागना चाह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो उसको तो रोकना चाहेगा, तो यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है F2। दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस। अच्छा, अब ध्यान देना, ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। सो कौन सा एंगल 60 आएगा, ये 60 है, ये 30 है, मतलब उसको मैंने वैसे ही ड्रॉ किया जो कि ये वर्टिकल के थ्रू पास करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं पैरेलल सरफेस तो ड्रॉ कर ही सकता हूं, खैर फर्क नहीं पड़ता उससे। ये 30 है तो ये 60 है, तो दिस एंगल इज 30, ठीक है। सो अगर मैं हॉराइजेंटल और वर्टिकल में सब कुछ को तोड़ लूं तो मुझे F2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा लाइक दिस एंड दिस और N2 को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा लाइक दिस एंड दिस। अच्छा, बाय द वे F2 के लिए हमारा ये एंगल कितना होगा, यहां पर हमारा हॉराइजेंटल से जो एंगल ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास 30 डिग्री है। सो व्हाट आई कैन राइट, हम लिख सकते हैं जो N2 cos 30 डिग्री, ठीक है, N2 cos 30 प्लस 100 प्लस F2 sin 30, that is equals to N1 नेट वर्टिकल एनालिसिस। एंड दूसरा मैं यहां पर अगर लिखूं तो हॉराइजेंटल एनालिसिस से मैं लिख सकता हूं N2 sin 30 that is equals to F2 cos 30 plus F1। अच्छा, F1 जो है म्यू N1 और F2 जो है
वो लेस देन और इक्वल्स टू है μn2। ये मेरा 10 kg वाला ब्लॉक का मैंने फोर्स एनालिसिस पूरी तरीके से कर चुका हूं। अब m वाले पे आ जाओ। ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है ध्यान देना। इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में n3 लग रहा है, यहां पर लग रहा है मेरा एक mg, यहां पर हमारा लग रहा है इन दोनों सरफेस के बीच में n2। इसका स्लिपिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड है तो इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा F2, और इसका जो यहां पर स्लिपिंग टेंडेंसी है वो है डाउनवर्ड, तो यहां पर लगेगा हमारा F3। सो दीज आर द फोर्सेस। अच्छा, यहां पर ऑब्वियसली बात है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ना पागलपन है। यहां पर बस mg को रिजॉल्व कर लो along and perpendicular to the incline, along and perpendicular to the incline। तो mg का यहां पर दो कंपोनेंट है, like this and this। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, तो वो कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ? देख लो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ साफ साफ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। सो दिस एंगल इज 30। तो ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री है। दिस इज mg cos 30 and this is mg sin 30। ओके, सो फार सो गुड। एंड यहां पर अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखूं तो mg sin 30 इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n3 प्लस f2। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। और इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखते हुए n2 प्लस f3, n2 प्लस f3 that will be equals to mg cos 30। एंड जो हमारा f3 होगा वो मेरे पास ये आएगा ना। यहां पर ध्यान दो, all three स्लिपिंग्स, जितना भी स्लिपिंग्स है, all three स्लिपिंग्स occur simultaneously। ये तीनों के तीनों स्लिपिंग हमारे पास साइमल्टेनियसली ऑकर करेगा। तो फॉर लिमिटिंग केस, अगर हम लिमिटिंग केस को बातचीत करना चाह रहे हैं तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा? F1 will be equals to mu n1, F2 will be equals to mu n2 and F3 will be equals to mu n3। ये तीनों का तीनों स्लिपिंग तो हमारा साइमल्टेनियसली होने वाला है। तो यहां पर सिंपली, यहां पे सॉरी लिखने में गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, तीनों हमारा साइमल्टेनियस स्लिप करेगा। तो मैं लिमिटिंग केस के बारे में अब देखना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं F2 से अब पूरी की पूरी तरीके से हाथ हटा लेता हूं।
F2 से पूरी की पूरी तरीके से और F1 से भी हाथ हटा लेता हूं, तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी N2 cos 30 √3 N2 by 2 प्लस 100 प्लस म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू इज 0.2 N2 sin 30 दैट इज इक्वल्स टू N1. तो N1 जो आ जाएगा दैट विल बी N2 into √3 by 2 plus 0.1 plus 100. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है. एंड दूसरा जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज N2 into sin 30 will be F2 cos 30 प्लस 0.2 N1. तो हमारे पास N2 जो आ जाएगा दैट विल बी N2 by 2 एक मिनट, N2 sin 30 था, सॉरी यहां पे मेरे पास हाफ है. 1 minus √3 by 10 2 by 10 into N1. ठीक है, ये हमारे पास ये आ जाएगा. सो N1 का वैल्यू जो आ जाएगा मेरे पास दैट विल बी 5 N2 by 2 1 minus √3 by 10. और ये दोनों N2 को अब इक्वेट कर दो तो मेरे पास आ जाएगा N2 √3 by 2 plus 1 by 10 plus 100 N2 into 5 by 2 minus √3 by 4. So N2 का जो वैल्यू आएगा N2 into कितना आ जाएगा 5 by 2 minus 1 by 10 minus 3√3 by 4 that is equals to 100. तो यहां पर अगर मैं कर लूं इसको, ये आ जाएगा 24 by 10. 24 by 10 मतलब हो जाएगा 12 by 5. ये मेरे पास N2 का वैल्यू जो है वो आ चुका है. और एक बार अगर N2 आ जाएगा तो मेरे पास यहां से N1 भी आ जाएगा. खैर N1 मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे तो N2 का वैल्यू ही चाहिए था, वो मैंने यहां पर निकाल दिया. अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ. क्या आ जाएगा मेरे पास? mg by 2 is equals to n3 plus mu n2 और √3 mg by 2 is equals to n2 plus mu n3 एंड n3 का वैल्यू आप पुट कर दो n2. n3 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं? mg by 2 minus mu n2. So what I have is mg by 2 √3 minus mu is equals to 1 minus mu square into n2. And
N2 का वैल्यू तो मैंने पहले ही निकाल रखा हूं, N2 का वैल्यू तो मैंने पहले ही निकाल रखा हूं, तो mg by 2 √3 minus 0.2 1 minus म्यू स्क्वायर, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1 minus म्यू स्क्वायर इज 0.96 N2 यानी into 100 divided by 12.5 minus 3√3 by 4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। एंड इफ वी कंप्यूट इट फर्दर तो मेरे पास m का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 480 by 65√3 minus 87 kg. कंप्यूट इट एंड गेट द रिजल्ट। ठीक है, बाकी आगे कैलकुलेशन है वो मैं कर नहीं रहा हूं, मैंने आंसर लिख रखा हूं, साथ साथ मैंने लिख दिया, इसको कंप्यूट करो। अब यहां से m का वैल्यू ले लो, और जो हमारा m है ये लिमिटिंग वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है m हमारा उससे कम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रेंज ऑफ m must be less than or equals to 480 65√3 minus 87 kg. It's a more competitive question. बाकी कंसेप्चुअली मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। यहां पर मल्टीपल सर्फेसेस पे मैंने फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस किया। ओके दोस्तों, यहां पर क्या बोला है, जो हमारे पास ये एक बेसिकली डोर लैच का फंडा है, यहां पर एक हॉराइजेंटल है A और यहां पर एक वर्टिकल लैच है B, जो हमारा mg है वो इस डायरेक्शन पे है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो हमारा 45 डिग्री का एंगल बनाता है और कोई भी जगह पर हमारा फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं A को इस तरीके से हॉराइजेंटली पुश करके B को उठाने का कोशिश कर रहा हूं। तो सवाल बहुत सिंपल है, फाइंड F max for which B does not move up। B हमारा ऊपर नहीं जाएगा, उसके लिए हम मैक्सिमम कितना फोर्स हॉराइजेंटली लगा सकते हैं। सिंपल है, A और B दोनों का इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं। तो अगर मैं A का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, ये वाला नॉर्मल हमारा काम का ही नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है ये कोई फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये वाला सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पे एक नॉर्मल लगेगा। अच्छा, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में ऊपर चढ़ना चाहेगा, तो B के ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। B जो है वो तो हमारा ऊपर उठना चाहेगा। देखो स्लाइडिंग कैसे होगी, अगले इंस्टेंट पे ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी A इसके रेस्पेक्ट में आगे जाना चाह रहा है, A इसके रेस्पेक्ट में आगे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन उस स्लाइडिंग को रोकने का कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो तो हमारा इसके ऊपर इस डायरेक्शन पे लगने वाला है। ठीक है, और यहां पर जो लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू F। सो ध्यान दो, वर्टिकल बैलेंस करने का कोशिश ही मत करो, वर्टिकल बैलेंस करने का कोशिश ही मत करो, क्योंकि सिंपल सी बात है इस वर्टिकल में तो ये दोनों का जो नॉर्मल्स वगैरह है वो भी काम करेगा, बट भाड़ में जाए। बट हॉराइजेंटल तो हमारा बैलेंस होना चाहिए, तो मैंने N को भी दो कंपोनेंट पे तोड़ लिया और F को भी दो कंपोनेंट पे तोड़ लिया। ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूं जो कैपिटल F विल बी F sin 45 प्लस N sin 45 F प्लस N बाई √2। and F will be less than or equals to mu n। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली B का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या होगा, B का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या होगा,
तो मेरे पास सिंपली जो आएगा, यहां पर हमारा mg आएगा, यहां पर से हमारा एक वही नॉर्मल फोर्स n होगा, और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो हमारा इस तरीके से होगा। एंड यहां पर इसका मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हुए लिख सकता हूं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हॉराइजॉन्टल मत करने जाओ, क्योंकि दोनों सरफेस भी तो फोर्स लगाएगा। तो n by √2 will be equals to mg plus f by √2. तो n minus f by √2 will be equals to mg. तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी f by mg will be equals to कितना आ जाएगा, f plus n by n minus f। ये चीज हम साफ साफ लिख सकते हैं। f by mg will be equals to f plus n by n minus f, और जहां पर हमारा f will be less than or equals to mu n। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा f max by mg आएगा, मैक्सिमम बल तब अटेन करेगा जब हमारा फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू ले लेता है by n minus mu n, so that will be 1 plus mu by 1 minus mu। ये हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपली जो हमारे पास f max का वैल्यू आएगा that will be mg 1 plus mu by 1 minus mu। That will be the maximum value of force that can be applied for which the beam does not move up. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक हॉराइजॉन्टल रॉड है जिसके ऊपर एक बहुत लाइट रिंग जो है वो हमारा लगा हुआ है, ठीक है। एंड यहां पर जो है, यहां से मेरे पास एक धागा लटका, धागा से एक मास कैपिटल M है, और दूसरा एंड का धागा जो है वो हमारा इस तरीके से M डैश के साथ कनेक्टेड है। ये जो डिस्टेंस है वो हमारा 8 मीटर है, और ये जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, दैट लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारे पास क्या होना चाहिए M डैश का वैल्यू, जो कि हमारा ये रिंग जस्ट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पर आ जाए। That is a question that is asked for us. रिंग का डायमेंशन को प्रैक्टिकली हम नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट एनी डायमेंशन ऑफ द रिंग, यानी ये वाला पॉइंट प्रैक्टिकली धागा यहीं तक है, वो चीज का एजम्पशन हमारा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो किस तरीके से एनालाइज करना चालू करेंगे? वी डोंट नो एनीथिंग। तो यहां पर हमारे पास इस धागे में टेंशन T1 मान लो, और ये वाले धागे में टेंशन T2 मान लो, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई कैन राइट, यहां पर मैं ऑब्वियसली बात है लिख सकता हूं, जो वर्टिकल के साथ एंगल्स जो है वो अगर मेरा θ1 और θ2 बनाता है, तो T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2 दैट इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। एंड T1 sin θ1 विल बी इक्वल्स टू T2 sin θ2। θ1 और θ2 दोनों तरफ का एंगल्स है, राइट। सो व्हाट कैन आई राइट? यहां पर सबसे पहले एक चीज लिख सकता हूं, जो मैं अगर इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो मेरे पास T1 इंटू
cos theta 1 plus T1 sin theta 1 by sin theta 2 into cos theta 2, that is equals to capital mg. तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो T1 will be equals to mg sin theta 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर हम देख सकते हैं साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2. ये हमारे पास आ जाएगा. ये हमारे पास T1 का वैल्यू है. और T2 का जो वैल्यू होगा, T2 का जो वैल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल mg साइन थीटा 1 बाय साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2. ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया है. ओके, अब रिंग का जो है उसका स्लिपिंग टेंडेंसी के बारे में देखते हैं. रिंग के ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है N और यहां पर एक टेंशन लग रहा है T1 और इसका फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हमारा लग रहा है F. ठीक है, अच्छा ये वर्टिकल के साथ थीटा 1 एंगल बनाता है, तो ये मेरे पास थीटा 1 है. तो सिंपली जो मैं चीज में लिख सकता हूं, दैट इज T1 cos थीटा 1, ये तो लाइट है तो इसका वजन तो कंसिडर होगा ही नहीं, एंड T1 sin थीटा 1 दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू n. ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग केस है, ये जस्ट हमारा वर्ड्स ऑफ स्लाइडिंग पे है, यानी बेसिकली ये F है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू n, क्योंकि यहां पर तो वर्ड्स ऑफ स्लाइडिंग पे है, ये बोला गया है. तो मेरे पास जो tan थीटा 1 आ जाएगा यहां से, tan थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू म्यू, यानी 3/4, तो थीटा 1 विल बी 37 डिग्रीज. अच्छा, थीटा 1 अगर 37 डिग्रीज है तो इसके बारे में ध्यान दिया जाए. दिस इज 37, तो ये अगर 5 है, ये अगर मेरे पास 5 है, तो ये वाला जो आएगा मेरे पास, वो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये sin 37 होगा. दिस इज 5, sin 37 इज 3/5. इफ दिस इज 5 देन दिस इज 3 एंड दिस इज 4. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये टोटल 8 है, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 5. तो यहां पर जो मेरे पास एंगल आएगा थीटा 2, यहां पर जो एंगल आएगा थीटा 2, तो साइन थीटा 2 का वैल्यू, इनफैक्ट सॉरी, tan थीटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? tan थीटा 2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5/4. tan थीटा 2 का वैल्यू आ जाएगा 5/4. राइट, ओके, तो सब कुछ मेरे पास रेडी है. अब हमें वैल्यूज निकालने की देर है. ओके, तो T2 का वैल्यू जो है, T2 अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर जो मेरा टेंशन है वही तो मेरा T2 है, और T2 और m' वो हमारा इक्वेटेड होना पड़ेगा. तो T2 will be simply equals to m' and that will be mg into sin theta 1 by sin of theta 1 plus theta 2.
अच्छा, यहां पर अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो है थीटा 1 और थीटा 2 को पहले से ही इक्वल मान के चलते हैं, लेकिन कहीं पर नहीं बोला है जो वो दोनों हमारा इक्वल होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दिया हुआ था। तो जी इज गॉन, तो m डैश विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M। अच्छा, साइन थीटा 1 की वैल्यू कितना है 3/5, दैट विल बी साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। दिस इज व्हाट आई कैन राइट। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन राइट। तो अब अगर हम देखें तो m डैश का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी 3 कैपिटल M 3 cos थीटा 2 प्लस 4 sin थीटा 2। चलो भाई, tan थीटा 2 5/4 है, तो sin थीटा 2 आएगा 5/√41 और cos थीटा 2 आ जाएगा 4/√41। Now let's substitute the values. So that will be 3√41m, नीचे आ जाएगा 12 प्लस 20, वही आएगा या 12 प्लस 20 दैट इज 32। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 3√41/32 into m, that is the value of m dash। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है, कोई ज्यादा तकलीफदायक चीज नहीं है। गलती एक ही जगह पे होना हो सकता था, तुम पहले से थीटा 1 और थीटा 2 को इक्वल मान के चलोगे, दो अलग अलग धागा है, टेंशंस इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो T1 और T2 दोनों हमारा अलग अलग होने के कारण एंगल्स भी अलग अलग हो सकता है। वो तो ये वाले पॉइंट से थीटा 1 पहले निकलेगा, थीटा 1 आएगा तो ये मेरे पास 3 आ गया, ये मेरे पास 4 आ गया, बट टोटल लेंथ 8 दिया हुआ है तो ये 5 है, तो वहां से हम tan का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम गेम पे आगे बढ़ जाएंगे। पहले से तुम 4 और 4 मान के नहीं चल सकते हो, ऑब्वियसली वो हमारा एक गलत सोल्यूशन है। तो m डैश का वैल्यू विल सिंपली कम आउट टू बी 3√41 डिवाइडेड बाई 32m। ओके दोस्तों, क्या बोला है देखो, मेरे पास एक फिक्स्ड फ्रेम है ABC, जिनका ये वर्टिकल एंगल जो है वो है मेरा 60 डिग्री, और यहां पर दो रिंग्स है जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है इन दोनों वायर्स फ्रेम के ऊपर, एंड इन दोनों रिंग का मास जो है वो है मेरा m। दोनों के बीच में एक इलास्टिक कॉर्ड है जिसका नेचुरल लेंथ है 2a और k जो है वो है मेरा mg/2a। तो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम है तो म्यू का मिनिमम वैल्यू हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल 60 है, ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड लेंथ अगर 3a है तो ये वाला लेंथ जो होगा दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू 3a। तो इसका जो इलोंगेशन होगा वो मेरा a का होगा, k हमें दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो दोनों फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg/2 और mg/2। तो दोस्तों, मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और दोनों में से मैं किसी भी एक को देख लूंगा तो मेरा काम जो है वो निकल जाएगा। द रीजन बीइंग क्या है, दोनों तरफ मेरा एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, इट रियली डजंट मैटर। तो इसके ऊपर अगर मैं फोर्सेस देखूं, ये मेरा mg है, इस डायरेक्शन में है मेरा mg/2 और यहां पर है मेरा नॉर्मल n। अच्छा, फ्रिक्शन किस तरफ है, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन, दैट आई डोंट नो, बट अब मैं देखना चाहता हूं जो स्लिपिंग टेंडेंसी किस तरफ बन रही है। ध्यान दो, ये वाला एंगल जो है वो है मेरा 30 डिग्री,
ये वाला एंगल जो है वो है मेरा 30 डिग्री। तो मैं mg को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा मेरे पास √3mg/2 और ये मेरे पास हो जाएगा mg/2। और बाकी mg/2 को भी अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं, एक ऐसा और एक ऐसा, ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा √3mg/4 और यहां पर आ जाएगा मेरा mg/4। तो ऑब्वियसली बात है, इसका डाउनवर्ड फोर्स, डाउन द वायर फ्रेम जो है फोर्स ज्यादा है, अप द वायर फोर्स मेरा कम है, तो इसका डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है। तो फ्रिक्शन जो लगेगा इसके ऊपर मेरा अप द वायर फ्रेम लगने वाला है। सो व्हाट आई कैन राइट, जो मेरा फ्रिक्शन F का वैल्यू होगा वो भी दिस माइनस दिस, तो mg/4 2√3 - 1, और नॉर्मल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा दिस प्लस दिस, यानी mg/4 इंटू √3 + 2। एंड एक चीज मैं साफ साफ लिख सकता हूं, जो F so what I can write is mg/4 2√3 - 1 will be less than or equals to mu mg/4 √3 + 2। तो म्यू 2√3 - 1 by √3 + 2। तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेता हूं। दिस इज 1, सॉरी -1 इनफैक्ट। यहां पर हो जाएगा 6, ठीक है, -√3 -4√3 प्लस यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो म्यू मेरे पास सिंपली आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5√3 - 8। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू जो होगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 5√3 - 8। ओके ओके दोस्तों, यहां पर इस सिनेरियो को देखते हैं क्या बोला है। मेरा एक ऐसे रॉड टाइप का चीज है जिसके अंदर एक रिंग है, वो मूव कर सकता है। ये रॉड का सरफेस हमारा स्मूथ है, ये रॉड का सरफेस हमारा स्मूथ है, अगर स्मूथ बोला रफ है। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। यहां से एक धागा हमारा बंधा हुआ है, ये धागा जो है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, दैट इज गिवन टू अस। और यहां से जो मास हमारा लटका हुआ है वो उसका मास है 0.5 kg, रिंग का मास है 0.2 kg। तो यहां पर अगर हमारा ये इक्विलिब्रियम में है, बट रिंग अगर हमारा वर्ड्स ऑफ स्लाइडिंग पे है, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो हमें निकालना है। जी ऑब्वियसली बात है, ये वाला डायरेक्शन पे है। अच्छा, यहां का जो टेंशन होगा टी का वैल्यू ऑब्वियसली बात है हम देख सकते हैं, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5 न्यूटन, क्योंकि वो 0.5 kg से हमारा बैलेंस करेगा। अच्छा, यहां पर है टी, यहां पर जो लगेगा वो लगेगा मेरा mg। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो यहां पर इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके देखूं तो उस पे रिंग का लोअर सरफेस जो है वो हमारा कनेक्ट में होगा, ना कि ध्यान दो ऊपर का सरफेस, क्योंकि रिंग को तो मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच रखा हूं, तो यहां पर जो कांटेक्ट में रहेगा
वो मेरा रिंग का लोअर सरफेस रहेगा ना कि अपर सरफेस। तो लोअर सरफेस कांटेक्ट पे होगा, तो एक गलती मत करना, इसके ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो तो मेरा इस डायरेक्शन पे लगने वाला है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एन। नॉर्मल को ऊपर मत दिखा देना, नॉर्मल ऊपर की तरफ नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस जो बनेगा वो मेरा नीचे बनेगा और फ्रिक्शन जो होगा वो तो मेरा इस डायरेक्शन पे होने वाला है। फ्रिक्शन एफ मेरा इस डायरेक्शन पे होने वाला है, लाइक दिस। अब यहां पर जो एंगल है वो है मेरा थीटा। तो mg को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, लाइक दिस एंड दिस। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो mg cos थीटा प्लस n दैट इज इक्वल्स टू t, और mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू f, क्योंकि और ये लिमिटिंग बोला है तो f का वैल्यू जो होगा वो मेरा म्यू n होगा। ठीक है। सो व्हाट आई कैन से इज, मेन तो इस क्वेश्चन में यही वाला फंडा था, जो नॉर्मल ऐसे लगेगा, बाकी सारे तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो mg sin थीटा विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू n t माइनस mg cos थीटा। तो म्यू का वैल्यू आएगा mg sin थीटा बाई t माइनस mg cos थीटा। अच्छा, mg का वैल्यू जो है वो मेरा 2 है, साइन थीटा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि थीटा हमारा 30 डिग्री है। t जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 और mg 2 है, तो 5 माइनस √3। तो मेरे पास म्यू का जो वैल्यू आ जाएगा दैट म्यू विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस √3। अगर इसको तुम्हें करने का मन करे तो कर लो, दैट विल बी 5 प्लस √3 बाई 22। सो दैट विल कम आउट टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बाकी काफी आसान क्वेश्चन है, मेन बात नॉर्मल का डायरेक्शन को समझो। यहां पर पुश पुल दोनों हो सकता है, बट ऑब्वियस सी बात है ये खींच रहा है ऐसे, तो लोअर सरफेस कांटेक्ट में होगा, ना कि हमारा अपर सरफेस। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक बॉक्स है ऑफ मास m1 और यहां पर एक रॉड है ऑफ मास m2। रॉड जो है वो जमीन के साथ अल्फा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। एंड यहां पे इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2, यहां पर है μ1। ये जो जगह है वो हमारा स्मूथ है। तो फाइंड द कंडीशन ऑफ μ1 एंड μ2 सच दैट इफ m1 इज जस्ट ऑन वर्ड्स ऑफ स्लाइडिंग, यानी बॉक्स जो है वो मेरा पहला स्लाइडिंग टेंडेंसी रखता है एज कंपेयर टू रॉड। सो किस तरीके से करेंगे, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी। ठीक है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो m1 वाले का जो हमारे पास आएगा दैट विल बी n1 हियर। ठीक है, n1 तो यहां पर लगेगा, यहां पर हमारा है m1g और यहां पर इस तरीके से हमारे पास लगेगा मान लो एक n3, और इसका जो स्लिपिंग टेंडेंसी है वो फॉरवर्ड है, और स्लिपिंग टेंडेंसी फॉरवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर फ्रिक्शन जो लगेगा वो तो हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन पे लगने वाला है, वो होगा हमारा F1। ठीक है, और रॉड का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहां पर इस पॉइंट से लग रहा है रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर दैट इज n3, यहां पर इस पॉइंट से लग रहा है n2 सरफेस के परपेंडिकुलर। फ्री बॉडी डायग्राम पे मैंने ये चीज सिखाया था। यहां पर जो लग रहा है वो लग रहा है मेरा m2g, और इसके ऊपर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F2।
अच्छा, M1 वर्ड जो स्लाइडिंग पे है, लेकिन ये जो रॉड है वो हमारा स्लाइडिंग टेंडेंसी पे नहीं है, तो F1 जो है वो मेरा म्यू N1 होगा, सॉरी म्यू 1 N1, बट F2 जो होगा वो डेफिनेटली लेस देन म्यू 2 N2 होगा। तभी तो ये वाला सिनेरियो जो है वो हमारा संभव है। F1 must be equals to mu 1 N1 and F2 must be strictly less than mu 2 N2, तभी ये वाला सिनेरियो होना हमारे लिए संभव है। वो मेरे ख्याल से सबसे पहले समझ में आ चुका है, राइट? तो वो अगर एक बार के लिए समझ में आ गया है तो अब एनालिसिस करना चालू करता हूं। ये वाला एंगल जो है वो मेरा है अल्फा। N3 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो चुपचाप। ये मेरा अल्फा है तो ये अल्फा है, तो ये मेरा अल्फा है, ठीक है? तो यहां पर हो जाएगा मेरा N3 साइन अल्फा, ये मेरे पास ऊपर हो जाएगा N3 कॉस अल्फा। तो ये इसको भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया, ठीक है? यहां पर मेरे पास आ जाएगा N3 साइन अल्फा, यहां पर आ जाएगा N3 कॉस अल्फा, ठीक है? सो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग से कर लिए हैं, तो यहां पर जो मैं लिख सकता हूं दैट इज सिंपली N1 इक्वल्स टू N1 जो कि अपवर्ड है M1G प्लस N3 कॉस अल्फा, और F1 जो है दैट विल बी सिंपली मैं लिख सकता हूं N3 इंटू साइन अल्फा, ठीक है? सो F1 जो है वो मेरा म्यू 1 N1 है, सो M1 N3 साइन अल्फा दैट विल बी म्यू 1 M1G प्लस म्यू 1 N3 कॉस अल्फा। तो N3 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी सिंपली म्यू 1 M1G डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस म्यू 1 कॉस अल्फा। ये मेरा N3 का वैल्यू मैंने यहां से निकाल के रख दिया, क्योंकि फर्स्ट वाले पे तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है। और मैंने N3 क्यों निकाला? क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट जो करता है वो तो हमारा N3 ही कनेक्ट करता है, बाकी तो और कोई चीज हमारा कॉमन है ही नहीं दोनों के बीच में। सो यहां पर से अगर मैं देखूं ये वाला पार्ट को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो सिंपल सी बात है, N3 कॉस अल्फा, N3 कॉस अल्फा जो कि ऊपर है प्लस N2 दैट इज इक्वल्स टू M2G and N3 sin alpha that is equals to F2. So यहां से N2 मेरे पास क्या आ जाएगा? M2G माइनस N3 cos alpha. So this thing is less than mu 2 N2. So what I can write is N3 sin alpha is less than mu 2 M2G mu 2 N3 cos alpha. So N3 will be less than mu 2 M2G by sin alpha plus mu 2 cos alpha. तो N3 दिस है, बट N3 इससे भी कम है। तो ये दोनों को साथ में कंबाइन करते हुए व्हाट आई कैन राइट, इन दोनों को अगर मैं साथ में कंबाइन करता हूं तो व्हाट आई कैन राइट,
चलो जी तो काट दो, μ1 m1 बाई साइन अल्फा माइनस μ1 cos अल्फा must be less than μ2 m2 divided by sin alpha plus μ2 cos alpha. So that is the condition between μ1 and μ2 जिसके लिए बॉक्स पहले स्लाइड करे rather than रॉड. उल्टा करने बोलेगा तो यहां पर इक्वालिटी आएगा और यहां पर हमारा लेस देन आएगा, तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहां पर बस ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, बाकी तो हमारा एग्जैक्ट सेम ही एनालिसिस होने वाला है. ये दोनों हमारा अगर इक्वल हुआ तो दोनों का साइमल्टेनियस स्लाइडिंग होने वाली है. ओके ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान देना. मेरे पास दो ब्लॉक्स है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 ग्राउंड और उसके बीच में. दोनों ब्लॉक के बीच में एक बहुत छोटा सा गैप है, यानी ए बस अगर स्लाइड कर, मान लो ए पहले स्लाइड कर जाता है तो जस्ट हॉप करके बी पे चला जाएगा, और बी पहले स्लाइड करता है तो हॉप करके ए पे आ जाएगा. बीच में जो थोड़ा सा ड्यूरेशन में स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बदले एक मूविंग फ्रिक्शन, यानी जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा भी है, वो वाला पार्ट को हम पूरी तरीके से भूल सकते हैं. बस वो एक माइन्यूट सा डिस्टेंस होगा जहां पर वो स्लाइड करेगा. ठीक है, राइट. सो एम ए का जो मास है वो है 4 kg, एम बी का जो मास है वो है मेरा 5 kg. दोनों पे मैंने फोर्स लगा रहा हूं F1 और F2. ठीक है, दे आर गिवन लाइक दिस, 15 प्लस 0.5 t न्यूटन एंड F2 जो है वो है मेरा 2 t न्यूटन. टी मेरा सेकंड पर है. जो ए और बी के ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, ए और बी के बीच में, मैं क्या बोल रहा हूं, ए और ग्राउंड के बीच में, उसको हम बोलेंगे एफ ए. एंड टेक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, एंड बिटवीन ग्राउंड एंड बी जो है वो है मेरा एफ बी. ठीक है, उसके लिए राइट वर्ड को पॉजिटिव लेना है. प्लॉट द एफ ए वर्सेस एफ बी वर्सेस टी, और ये करना है तब तक टिल मोशन स्टार्ट्स. यानी हमें काइनेटिक वाले पार्ट को तो एनालाइज ही नहीं करना है, हमें केवल और केवल जो मूविंग पार्ट है उसी को एनालाइज करना है, बाकी और कुछ एनालाइज नहीं करना है. ठीक है, लेट्स सी क्या बोला है यहां पर. अच्छा ध्यान दो, जो मेरे पास यहां पर है लिमिटिंग वैल्यूज, FLA जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 4 इंटू 10, तो दैट विल बी 16 न्यूटन. और यहां पर जो हमारा FLB आएगा दैट विल बी सिंपली 20 न्यूटन. तो मैं देखना चाहता हूं जो कौन पहले हॉप करेगा. अच्छा, जो मेरे पास लेफ्ट वाला हॉप करेगा पहले अगर, तो 15 प्लस 0.5 t ए मेरे पास 16 आना चाहिए, यानी टी ए मेरे पास हो जाना चाहिए 2 सेकेंड. और यहां पर अगर पहले हॉप करता है 2TB इज इक्वल्स टू 20, तो वहां पर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 10 सेकेंड. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सो for t belonging to 0 to 2 second, हमारे पास जो FA होगा that will be F1, FB जो होगा वो होगा मेरा F2. ठीक है, at 2 second A hops to B. A जो है वो हमारा हॉप टू बी हो जाता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू को पा जाता है. ठीक है, ओके. जब ए बी पर हॉप करके पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा, ध्यान दो, ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट बन जाएगा, दैट्स फॉर श्योर.
तो ए के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो मेरा ध्यान दो, यहां पर तो राइट नाउ मेरा 16 न्यूटन पे फिक्स हो जाएगा, यहां पर मेरे पास F1 लगेगा। ये ए का एनालिसिस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी ए जो है वो तो प्रॉपर स्लिप करके आगे निकलना चाह रहा है, बस बी के कारण निकल नहीं पा रहा है। बट यहां पर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन एक बार लग चुका है तो वो लगता रहेगा। और बी के बारे में अगर मैं देखूं तो बी के बारे में यहां पर लग रहा है F2। ये मेरा इस तरीके से स्लिप करके आगे निकलना चाह रहा है, तो यहां पर ये हमारे पास F2 आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा F2, क्योंकि इसका जो स्लिपिंग टेंडेंसी है वो तो मेरा डेफिनेटली किस तरफ है, लेफ्ट वर्ड है, तो इस पे मैं F2 इस तरफ करूंगा। तो अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, F1 प्लस F2 दैट विल बी F2 प्लस 16। तो मेरे पास F2 का जो वैल्यू आएगा that will be 2t plus 16 minus F1, and अगर मैं ध्यान दूं this will be equals to 1 minus 1.5t। ये मेरा F2 का वैल्यू है। सही किया हूं? सॉरी, 1 प्लस 1.5t। ठीक है, एंड कोई दिक्कत तो नहीं है ना F2 का वैल्यू में। F1 प्लस F2 जो है वो है F2 प्लस 16, तो F2 2t है और F1 जो है वो मेरे पास इतना है, तो F2 का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास इतना आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा F2 का वैल्यू मेरा बढ़ता रहेगा, और F2 का वैल्यू बढ़ता रहेगा। ये करते 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 एक तो टाइम आएगा जहां पर ये हमारा 20 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, और ये अगर मेरा 20 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा तो 1.5t, तो t मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 38/3 सेकेंड। So try to understand, at t equals to 38/3 second, B is in verge of sliding। B जो होगा वो मेरा वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पर होने वाला है। At t equals to 38/3 सेकेंड, B जो है वो मेरा जस्ट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पर आने वाला है। और B जो है वो मेरा वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे आने वाला है, लेकिन वो आ नहीं सकता है क्योंकि A जो है वो तो हमारा फॉरवर्ड स्लिप करना चाह रहा है, और B जो है वो हमारा बैकवर्ड स्लिप करना चाह रहा है। राइट नाउ दोनों अपना लिमिटिंग वैल्यू पे है, ये 16 है, ये 20 है। बट t 38/2 सेकेंड पे अगर मैं देखूं तो F1 का जो वैल्यू आएगा इस वाले पे, F1 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली 15 प्लस 19/3 64/3 न्यूटन, और जो मेरे पास F2 का वैल्यू आएगा दैट विल बी 2t, सो दैट विल बी 76/3 न्यूटन। तो F2 राइट नाउ मेरा स्ट्रॉन्गर है, और समय के साथ वो और स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारा बनता रहेगा। नाउ व्हाट विल हैपन इज B now tries to push A to the left. So
ए अब वर्ज ऑफ स्लाइडिंग के जो लिमिटिंग कंडीशन है उस लिमिटिंग कंडीशन से बाहर आएगा. नाउ व्हाट द सिनेरियो विल बी इज, वी हैव टू रियलाइज यहां पे अब मेरा 20 न्यूटन पे फिक्स हो गया है. ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, बट यहां का फ्रिक्शन अब लिमिटिंग नहीं रहेगा, ये मेरा वापस F1 बन जाएगा. सो नाउ वी हैव टू रियलाइज जो F1 प्लस F2 2t दैट विल बी 15 प्लस 0.5t प्लस 20. तो मेरे पास F1 जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली, अगर हम ध्यान दें तो कितना आ जाएगा 35 माइनस 1.5t. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे F1 मेरा कम होता रहेगा, और F1 कम होता रहेगा तो व्हाट विल हैपन इज, अगर हम ध्यान दें t इज इक्वल्स टू 70/3 सेकेंड पर F1 जो होगा वो मेरा 0 हो जाएगा. यानी इसका अब फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी बंद हो गया है. इसका अब जो है फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिवर्ट होगा. नाउ A will have backward slipping tendency. अब A का बैकवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी होगा, और अब जो मेरा नया फिगर बनेगा उस नया फिगर को देख लो. ये मेरा A है, ये मेरा B है. दिस इज F2, दिस इज F1. दिस इज फिक्स्ड एट 20, और यहां पर अब मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे F1 बनेगा. तो 2t इज इक्वल्स टू 15 प्लस 0.5t प्लस 20 प्लस F1. तो F1 का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 1.5t minus 35. t के साथ अब इस डायरेक्शन पे F1 हमारा बढ़ता रहेगा. बढ़ते 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 जहां से हमारा ये 16 से कम हो जाएगा, यानी t का वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ये 60 51, तो 34 सेकेंड. यहां पर हमारा मोशन स्टार्ट्स. ए और बी दोनों कंबाइंड बॉडी की तरह हमारा लेफ्ट पे मूव करेगा, क्योंकि वहां पर वो अपना लिमिटिंग को हिट कर गया. थोड़ा सा और फोर्स ये स्लाइड करते हुए आगे हमारा निकल जाने वाला है. सो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, दस ए का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. एफए वर्सेस टाइम टी. स्टार्टिंग में 2 सेकेंड तक उसका फ्रिक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, रैपिड इंक्रीज, और यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू 16 न्यूटन हो जाएगा. एंड दैट विल कंटिन्यू till the time 38/3 सेकेंड. तब तक तो 16 ही होगा ना. उसके बाद अगर हम ध्यान दें, ये वाला फ्रिक्शन हमारा कम होना चालू करेगा, और 70/3 सेकेंड पर ये हमारा 0 हो जाएगा. एंड उसके बाद ये हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम करेगा. करते 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 34 सेकेंड पर यहां पर वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी -16 सेकेंड.
एंड आफ्टर दैट अगर मैं एफ बी को एनालाइज करूं, एफ बी इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो भाई, बी कभी उसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन कभी नहीं बदला है, फ्रिक्शन हमेशा टुवर्ड्स राइट है, तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, उसका फ्रिक्शन इंक्रीमेंटल है तब तक जब तक ना ये वाला सिनेरियो आया है, यानी 38/3 सेकेंड तक ये इसका इंक्रीमेंटल है, तो हमेशा हमारा इंक्रीज करता गया है 38/3 सेकेंड तक। और फ्रिक्शन जो है वो है मेरा 20 न्यूटन एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स कांस्टेंट। और यहां पर जो है वो मेरे पास आ जाएगा 34 सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 34 सेकेंड। तब तक तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद का तो हमें एनालिसिस करना ही जरूरी नहीं है। और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो जो वेरी स्मॉल गैप है वही इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। मेरे ख्याल से ये पूरा एनालिसिस जो है वो हमारा समझ में आ गया है। ओके